नमस्कार बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 4 दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। आज हम मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन? मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इट मीन्स द प्रोसेस बाय विच, या फिर आप कहो द पाथ बाय विच आ रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट, या फिर द पाथ बाय विच आ रिएक्शन इज अकर। उस रास्ते के थ्रू, वह रास्ता जिसके थ्रू एक रिएक्शन अकर्स होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है, आपको पता है कि जब भी कोई रिएक्शन अकर होती है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज होता है, तो उसके अंदर पुराने बॉन्ड है जो हमारे पास, ओल्ड बॉन्ड आर ब्रेकन एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्म। तो दो तरह से हमारे पास बॉन्ड क्लीवेज होती है, यानी कि दो तरह से बॉन्ड क्लीवेज हो सकती है। जब पुराने बॉन्ड टूटते हैं तो उसमें दो तरह से बॉन्ड क्लीवेज होती है। वन इज होमोलिटिक क्लीवेज एंड अनदर इज हेट्रोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है? होमोलिटिक क्लीवेज इन विच द बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि जिस एटम के बीच बॉन्ड टूटता है उस बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं दोनों एटम्स के पास, उसको हम बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। और अगर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उसको हम बोलते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज। नेक्स्ट है हमारे पास, जब हमारे पास रिएक्शन अकर होती है, वो ऑर्गेनिक रिएक्शन कैरिड आउट होती है, तो उसके बीच के अंदर, रिएक्शन के बीच में ही हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड बनते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं जो रिएक्शंस के बीच में बनते हैं? कौन कौन सी तरह के रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारे पास होते हैं? देयर आर नंबर ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, बहुत सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारे पास होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोकटायन, कार्बोनाइन, कार्बीन्स, फ्री रेडिकल, उसी तरीके से नाइट्रीन्स, बेंजाइन, बहुत सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्शन के बीच में बनते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो चार ही रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं। वन इज कार्बोकटायन, कार्बोनाइन, कार्बीन्स एंड फ्री रेडिकल। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन चार रेडिकल के बारे में। कार्बोकटायन, सबसे पहले अगर हम रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करें, रिएक्शन इंटरमीडिएट आर वेरी अनस्टेबल स्पीसीज एंड हाई रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन, जब ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, उसके अंदर कई बार हम देखते हैं उसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं। अगर हम सिंपल एग्जांपल ही लें रिएक्शन का, फॉर एग्जांपल SN1 ही लें या फिर SN2 रिएक्शन लें, SN1 रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकटायन, लेकिन SN2 के अंदर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो दोनों में क्या फर्क है? रिएक्शन इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में क्या फर्क है? दोनों ही हाईली अनस्टेबल होती हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, लेकिन फर्क ये है कि भाई आप रिएक्शन इंटरमीडिएट को आइसोलेट कर सकते हो, लेकिन आप ट्रांजिशन स्टेट को आइसोलेट नहीं कर सकते। आप ट्रांजिशन स्टेट सिर्फ एक हाइपोथेटिकली टर्म है, हाइपोथेटिकली स्ट्रक्चर है, जो आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देख के बताते हो कि भी कहीं ना कहीं रिएक्शन के बीच में ऐसा कुछ हुआ होगा। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्शन इंटरमीडिएट को आप आइसोलेट कर सकते हो, ट्रांजिशन स्टेट को आप आइसोलेट नहीं कर सकते। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रिएक्शन इंटरमीडिएट है। सबसे पहले जो हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास कार्बोकटायन। कार्बोकटायन क्या होते हैं? दैट कंटेन पॉजिटिव चार्ज। अगर हम कार्बोकटायन की बात करें, कार्बोकटायन आर पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होते हैं। ओके, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होते हैं जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं। इट मींस अगर आप कार्बोकटायन को देखो, ये हमारे पास कार्बोकटायन है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, इनके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बोकटायन के अंदर। sp स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन, sp स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन होती है और प्लेनर स्ट्रक्चर,
क्या स्ट्रक्चर होता है हमारे पास? प्लेनर। प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं और sp स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन कार्बोकटायन की होती है। प्लेनर स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है। हम 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्यों कह रहे हैं? अब यहाँ पे आप देखो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, इसीलिए हम इसको कार्बोकटायन कहते हैं। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कार्बोकटायन। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्यों है? क्योंकि ये 3 रियल बॉन्ड बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हम इसको 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कहते हैं। sp स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन होती है और प्लेनर इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कई बार हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कार्बोकटायन कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है, तो सिंपल है 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है। अगर हम डिस्कस करें, अगर हम बात करें कार्बोकटायन फॉर्म कैसे होते हैं, हाउ कार्बोकटायन फॉर्म, देयर आर सो मेनी रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शन है हमारे पास जिसमें कार्बोकटायन फॉर्म होता है, उसमें से हम कुछ एक डिस्कस करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, फॉर्मेशन कैसे होता है कार्बोकटायन का? सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें डायरेक्ट आयोनाइजेशन, डायरेक्ट आयोनाइजेशन, डायरेक्ट आयोनाइजेशन का मतलब क्या है? हमारे पास कोई एक ऐसा कंपाउंड है जो डायरेक्ट टूट जाता है और टूटने के बाद उसके अंदर कार्बोकटायन और अनायन बनता है। अनायन कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एल्काइल हैलाइड की बात करें, एल्काइल हैलाइड की डायरेक्ट आयोनाइजेशन हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन एंड अनायन, हैलाइड आयन इसको हम बोलते हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास सेकंड फॉर्मेशन कहां पे होगा, दूसरी रिएक्शन, अगर प्रोटोनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अगर हम प्रोटोनेशन करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड की, वहां भी हमारे पास कार्बोकटायन फॉर्म होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जब आप इसकी प्रोटोनेशन कर रहे हो, प्रोटोनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, H पॉजिटिव आयन, जब आप यहाँ पे इस पे अटैक करेगा, एक तरह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी आप इसको बोल सकते हो। इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जब यहां पे अटैक करेगा, इट मींस देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, तब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन होता है। इसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारी रिएक्शन है जिसके थ्रू हमारे पास कार्बोकटायन फॉर्म होता है। ठीक है, ये तो था हमारे पास भी कार्बोकटायन फॉर्म कैसे होता है। अगली हम रिएक्शन में डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। स्टेबिलिटी का मतलब है कि कौन सा कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, एक हमारे पास प्राइमरी कार्बोकटायन है, सेकेंडरी कार्बोकटायन है, एक एलाइल कार्बोकटायन है, या फिर बेंजाइल कार्बोकटायन है, विनाइल कार्बोकटायन, देयर आर सो मेनी कार्बोकटायन हमारे पास है। अगर आप उनकी स्टेबिलिटी की बात करो, वो कौन से ज्यादा स्टेबल होंगे और कौन से कम स्टेबल होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। अब अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, सबसे पहले हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी कार्बोकटायन, सेकेंडरी कार्बोकटायन एंड टर्शरी। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 तरह के कार्बोकटायन हैं। ये हमारे पास प्राइमरी कार्बोकटायन है, ये हमारे पास सेकेंडरी और ये टर्शरी कार्बोकटायन। ठीक है, 3 तरह के कार्बोकटायन हमारे पास हैं। लेकिन स्टेबिलिटी को आप डिफाइन करते हुए सिर्फ एक बात आपने ध्यान रखनी है, अगर कोई ऐसा ग्रुप जो डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज कार्बन के साथ जुड़ा हो, अगर वो पॉजिटिव चार्ज को कम कर देता है, वो स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा, वो स्टेबिलिटी कम कर देगा। अब अगर यहाँ पे आप देखो,
प्राइमरी कार्बोकैटायन कंटेन ओनली वन एल्काइल ग्रुप, secondary contain 2 alkyl group and tertiary contain 3 alkyl group. Alkyl group is electron releasing group. It means जो हमारे पास alkyl group होता है that are electron releasing group होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को देंगे। कार्बन को जब देंगे इट मीन्स वो पॉजिटिव चार्ज कम कर देते हैं। कम करने का मतलब डिस्पर्स दी पॉजिटिव चार्ज। जब वो डिस्पर्स करेंगे तो मतलब वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। इट मीन्स टर्शरी कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी सबसे कम, अगर आप स्टेबिलिटी की बात करो। ठीक है, अब हम बात करते हैं थ्रो रिजोनेंस। रिजोनेंस कैसे स्टेबिलिटी को बढ़ाता है? मैंने पहले भी कहा, जो पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देता है वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। अगर हम अब कुछ ऐसे एग्जांपल लेते हैं फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम एक एलाइल कार्बोकैटायन लेते हैं। एलाइल ग्रुप क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एलाइल ग्रुप। और इस ग्रुप को हम बोलते हैं विनाइल ग्रुप। CH2 डबल बॉन्ड CH विनाइल है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 इज एलाइल, इट इज एलाइल ग्रुप। और इसको अगर हम पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं दैट इज एलाइल कार्बोकैटायन। और ये है हमारे पास विनाइल कार्बोकैटायन। ओके, ठीक है। अगर हम आप इन दोनों में स्टेबिलिटी की बात करें, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? सबसे ज्यादा स्टेबल एलाइल कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज देयर इज रिजोनेंस। यहाँ पे रिजोनेंस होती है, इट मीन्स बाय रिजोनेंस इट कैन स्प्रेड द पॉजिटिव चार्ज। कभी इस कार्बन के पास, कभी इस कार्बन के पास। इसका मतलब एक तरह से 2 कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, मूवमेंट कर रहा है। मूवमेंट करने का मतलब डिस्पर्स हो गया, डिस्पर्स होने का मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर हम बात करें बिकॉज ऑफ रिजोनेंस एलाइल कार्बोकैटायन आर स्टेबल। ठीक है, लेकिन एक बात, जब हम रिजोनेंस वाला स्ट्रक्चर, रिजोनेंस की बात कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था, रिजोनेंस के लिए कंडीशन होती है। रिजोनेंस के लिए क्या कंडीशन है? रिजोनेंस के लिए कंडीशन होती है स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए, और जो लोब्स हैं, जो एम्प्टी लोब्स और फील्ड लोब्स हैं वो सेम डायरेक्शन में यानी कि सेम प्लेन में होने चाहिए, तभी उसके अंदर रिजोनेंस हो पाएगी। अगर आप यहाँ एलाइल की बात करो, इट मीन्स इसके लोब्स इस तरीके से हैं और इसके लोब्स ये हैं हमारे पास एम्प्टी लोब्स। ये कार्बोकैटायन का एम्प्टी लोब्स है, ये फील्ड हैं इसके, तो ये आसानी से इसके साथ ओवरलैप कर जाते हैं, इसलिए रिजोनेंस होती है। लेकिन विनाइल कार्बोकैटायन आर वेरी अनस्टेबल, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। एक इसके साथ और हम लिख लें अगर फिनाइल कार्बोकैटायन, ये हमारे पास एक फिनाइल है कार्बोकैटायन और एक विनाइल कार्बोकैटायन, बोथ आर वेरी अनस्टेबल। एक्सप्लेन। ये दोनों कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, ऐसा क्यों है? अगर आपसे कोई पूछे विनाइल कार्बोकैटायन एंड बेंजाइल कार्बोकैटायन आर वेरी अनस्टेबल, गिव रीजन फॉर दैट। इन दोनों के बीच के अंदर रिजोनेंस नहीं हो पाती। ये डबल बॉन्ड है, यहां भी ये डबल बॉन्ड कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, लेकिन इनके अंदर रिजोनेंस नहीं होती। इनके अंदर रिजोनेंस इसलिए नहीं होती क्योंकि जो यहाँ के एम्प्टी लोब्स हैं, इसके एम्प्टी लोब्स, इट मीन्स अगर आप विनाइल की बात करो और जो इसके हैं, और जो एम्प्टी लोब्स हैं दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। ये फील्ड है, ये एम्प्टी है, ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। 90 डिग्री पे होने करने के कारण इनके अंदर ओवरलैपिंग नहीं होती, तो पॉजिटिव चार्ज कम नहीं होता और वो ज्यादा
अनस्टेबल होता है। इसी तरीके से सिचुएशन फिनाइल कार्बोकटायन के अंदर भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसके लोब्स देखो वो तो इस तरीके से हैं इन दोनों के, लेकिन जो इसका लोब्स है एम्प्टी लोब्स जिसके अंदर ओवरलैपिंग होनी थी वो इन सब के इन दोनों के क्या है परपेंडिकुलर या फिर 90 डिग्री पे हैं। देयरफॉर नो ओवरलैपिंग, नो रेजोनेंस इन देयर एंड फिनाइल कार्बोकटायन एंड विनाइल कार्बोकटायन आर वेरी अनस्टेबल। विनाइल और फिनाइल बहुत दोनों ही अनस्टेबल है क्योंकि जो इनके एम्प्टी लोब्स हैं, एम्प्टी लोब्स आर परपेंडिकुलर टू फील्ड लोब्स ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनके फील्ड लोब्स हैं वो परपेंडिकुलर है एम्प्टी लोब्स ऑफ कार्बोकटायन के, देयरफॉर दे आर वेरी अनस्टेबल। ठीक है, इसी तरीके से जिसके अंदर जितनी ज्यादा रिजोनेंस होगी वो उतना ही स्टेबल होगा। कैसे, अगर हम ये कहें फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ये स्ट्रक्चर है बेंजाइलिक कार्बोकटायन, अगर हम इसके साथ 2 बेंजीन ग्रुप लगा दें ठीक है, ये 2 ग्रुप हमने लगाए हैं फिनाइल ग्रुप। इसी तरीके से अगर हम 3 बेंजीन लगाएं और यहां पे हम लगाएं हमने 3 लगाए हैं जिसके अंदर ज्यादा सबसे ज्यादा रिजोनेंस जिसमें ज्यादा होगी उसमें ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इट मींस इट इज मोर स्टेबल आफ्टर ये, इसके बाद ये स्टेबल होगा, उस सबसे कम ये स्टेबल। अगर हम इसको स्ट्रक्चर 1 लिखें, स्ट्रक्चर 2 लिखें, स्ट्रक्चर 3 लिखें तो इनका ऑर्डर क्या होगा स्टेबिलिटी का, तो थर्ड स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकंड, सेकंड आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फर्स्ट। तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। अब एक क्वेश्चन इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। For example, which is more stable? Which carbocation is more stable? दो कार्बोकटायन हमारे पास दिए हुए हैं, स्ट्रक्चर F3C कार्बोकटायन है स्ट्रक्चर 1 एंड F3C C पॉजिटिव, ये है स्ट्रक्चर 2। दो हमारे पास कंपाउंड दिए हैं स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2। अब आपको इसमें से बताना है भी कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो क्या है, फर्स्ट इज मोर स्टेबल, फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकंड। इसका रीजन क्या है, अगर आप इनको स्ट्रक्चर को खोल के लिखो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं F और F, इस तरीके से। अगर आप इसको लिखते हो ठीक है। अब यहां पे देखो 3 फ्लोरीन एटम, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये विड्रा करेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन यहां पे। जब ये यहां से विड्रा करेगा, ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रा करेंगे और ये कार्बन इस कार्बन से विड्रा कर लेगा ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इसके ऊपर बिकॉज ऑफ 3 फ्लोरीन एटम इसके अंदर है, ये विड्रा करेंगे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर से, तो यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देंगे। पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाने करके इनकी स्टेबिलिटी कम कर देते हैं, यानी कि इसको ज्यादा अनस्टेबल बना देते हैं। लेकिन अगर आप यहां पे देखो, यहां पे भी तो 3 फ्लोरीन एटम है, तो ये तो डायरेक्टली उसके साथ अटैच है, ये तो डायरेक्टली ही उस कार्बन से अटैच है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके अंदर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ना चाहिए था, तो ये ज्यादा अनस्टेबल होना चाहिए था, ये स्टेबल इससे ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चर
सेकंड है वो कम स्टेबल है एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर फर्स्ट। इसका रीजन ये है बिकॉज इट कंटेन फील्ड ऑर्बिटल, यानी कि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के पास जो एम्प्टी इसको डोनेट कर देते हैं। इसी तरीके से जो इसके लोब्स हैं वो इस तरीके से रीओरिएंटेड है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में बैक डोनेशन करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, बैक डोनेशन। इस केस के अंदर देयर इज बैक डोनेशन, बैक डोनेशन इज अकर, इसमें बैक डोनेशन होती है। ऐसा कुछ बैक डोनेशन इसके अंदर नहीं हो पाता, इसीलिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बैक डोनेशन की वजह से कम हो जाता है। जब भी बैक पॉजिटिव चार्ज कम होगा किसी वजह से भी हो, उसके अंदर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाए उसके अंदर स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसीलिए स्ट्रक्चर फर्स्ट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर सेकेंड। ओके, दिस इज ऑल अबाउट कार्बोकटाइन। ये सब हमारे पास था कार्बोकटाइन के बारे में। नेक्स्ट जो हम इंटरमीडिएट डिस्कस करेंगे दैट इज कार्ब अनायन। कार्ब अनायन क्या होते हैं? इट मीन्स दैट कार्बन कंटेन नेगेटिव चार्ज। कार्ब अनायन सेकेंड रिएक्शन इंटरमीडिएट है हमारे पास। कार्ब अनायन क्या होते हैं? दैट कंटेन नेगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। ये भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव क्यों हैं? बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से। पॉजिटिव चार्ज कार्बोकटाइन ज्यादा रिएक्टिव क्यों थे? क्योंकि वो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज थे, उनको अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने थे। ठीक है, वो जल्दी से जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता था। लेकिन कार्ब अनायन के अंदर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इट डोनेट इट्स नेगेटिव चार्ज। ये आसानी से नेगेटिव चार्ज के थ्रू या फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इसीलिए ज्यादा रिएक्टिव है। कार्बोकटाइन ज्यादा रिएक्टिव क्यों था? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता था। कार्ब अनायन रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन ये 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है, 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, पिरामिडल शेप है। शेप होती है इसकी पिरामिडल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? कार्ब अनायन यानी कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को हम हाइब्रिडाइजेशन में तो इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन शेप के अंदर हम इसे इंक्लूड नहीं करते। इसीलिए जो इनकी शेप है दैट इज पिरामिडल शेप। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसके अंदर और पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर होता है। हाउ इट इज फॉर्म? कार्ब अनायन फॉर्म कैसे होते हैं? बहुत सारी रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। फॉर एग्जांपल जब हम एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ते थे, एल्डोल कंडेंसेशन जब भी हम कोई ऐसा स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में जब भी हम रिएक्शन करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है? एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है प्रोटॉन को मॉलिक्यूल से, एंड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्ब अनायन। तब उसके अंदर क्या फॉर्मेशन होती है? कार्ब अनायन। इसके अंदर अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, कार्ब अनायन के अंदर अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, जो नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देंगे वो स्टेबिलिटी कम कर देते हैं। क्योंकि इसकी अनस्टेबिलिटी किसकी वजह से है? ये रिएक्शन किसकी वजह से दिखा रहा है? बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज की वजह से, यानी कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये अपनी रिएक्टिविटी शो कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा ग्रुप इसके साथ अटैच हो, अगर कोई एक ऐसा ग्रुप इसके साथ अटैच है भाई जो नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा रहा है, वो तो स्टेबिलिटी को और कम करेगा। अगर जो नेगेटिव चार्ज को कम करेगा वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्राइमरी की, ये हमारे पास प्राइमरी कार्बन आयन है। उसी तरीके से हमारे पास सेकेंडरी है और लास्ट में हमारे पास है टर्शरी। अगर हम टर्शरी की बात करें या फिर सेकेंडरी की बात करें तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? इस केस के अंदर प्राइमरी
कार्बन आयन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू टर्शरी। ऐसा क्यों है? बिकॉज देखो हमारे पास मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, यानी कि और कार्बन आयन की हाई रिएक्टिविटी क्यों है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से कार्बन के ऊपर उसकी रिएक्टिविटी है, जो वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और बढ़ा रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो मतलब वो स्टेबिलिटी को और कम कर रहा है। जिस पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कम है वो स्टेबल ज्यादा है, जिस पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम है, अगर आप कार्बन आयन की बात करते हो तब। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, अभी हमने डिस्कस किया कि भाई कार्बन आयन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है अगर कार्बन आयन रिजोनेंस में प्रेजेंस हो। फॉर एग्जांपल ये हम एलाइल कार्बन आयन लिख रहे हैं, इसके अंदर भी रिजोनेंस होती है। इट मींस CH2, ये दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं हमारे पास, स्ट्रक्चर 1 एंड 2। ठीक है, तो लेकिन sp3 जब हम कह रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन अगर किसी कार्बन आयन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है लेकिन वो तो रिजोनेंस शो नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारे पास रिजोनेंस होने के लिए जो कंडीशन है प्लेनैरिटी होनी चाहिए। प्लेनैरिटी के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp² चाहिए। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 नहीं होगी, वो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp²। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये आता है गिव एग्जांपल ऑफ कार्बन आयन इन विच sp² हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp² हो। तो जब भी कार्बन आयन डायरेक्टली अटैच होगा या फिर कंजुगेशन में होगा डबल बॉन्ड के साथ, वहां पे क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन sp² होगी। ये बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में कि भाई हाइब्रिडाइजेशन sp² है जहां पे कार्बन आयन की, उसका एग्जांपल दो। लेकिन जनरली हम बात करते हैं कि भी कार्बन आयन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन जब भी कार्बन आयन कंजुगेशन में होगा डबल बॉन्ड के साथ, वहां पे क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन sp²। इसका मतलब जहां भी रिजोनेंस शो करेगा ना कार्बन आयन, वहां sp² हाइब्रिडाइजेशन होगी। ओके, उसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो हम डिस्कस करेंगे, वो है कार्बीन्स। थर्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारे पास है कार्बीन्स। कार्बीन्स क्या होते हैं, न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं, न्यूट्रल 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। फॉर एग्जांपल डाइक्लोरोकार्बीन्स, कार्बीन CH2। ठीक है, अब यहां पे देखो ना तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल स्पीसीज है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, न्यूट्रल है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। और कार्बीन्स दो तरह के होते हैं। कार्बीन्स कितने तरह के होते हैं, 2 टाइप ऑफ कार्बीन्स। सिंगलेट, सेकंड है हमारे पास ट्रिपलेट। फर्स्ट है हमारे पास सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। दो तरह के कार्बीन्स होते हैं, न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं। कार्बीन्स बनते कहाँ हैं, कार्बीन्स की बहुत ही नेमिंग रिएक्शन एक आप डिस्कस करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, रीमर टीमर रिएक्शन, जिसके अंदर कार्बीन्स एक इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, अब सिंगलेट और ट्रिपलेट से क्या मतलब है, सिंगलेट और ट्रिपलेट का मतलब होता है मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी हम निकालते हैं 2s+1 से, वेयर s क्या है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंगलेट और ट्रिपलेट होता है मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s+1, वेयर s इज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अगर हमारे पास स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 हो यानी कि s 0 हो तो 2 इंटू 0 प्लस 1 यानी कि 1 आ गया, 1 मतलब सिंगलेट। अगर 2 आ जाए तो डबलेट, 3 आ जाए तो ट्रिपलेट। अब अगर हमारे पास s 1 हो तो 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 3, उसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट और सिंगलेट होते हैं मल्टीप्लिसिटी। अब यहां पे देखो s 0 कब होगी, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, कार्बीन्स में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसकी स्पिन कब 0 होगी, जब दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की अपवर्ड डायरेक्शन होगी दूसरे की डाउनवर्ड। तो यहाँ पे एक की +1/2 है तो दूसरे की -1/2, टोटल 0। तो वहां से क्या होगा, सिंगलेट आएगा। अगर हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो दोनों अपवर्ड है, अपवर्ड होने का मतलब या तो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, तो वहां से s क्या आएगी 1, और वहां से मल्टीप्लिसिटी की क्या आएगी, ट्रिपलेट, उसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट। अब यहाँ पे देखो सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन्स की अगर हम बात करें, सिंगलेट कार्बीन के अंदर sp² हाइब्रिडाइजेशन होती है और ट्रिपलेट के अंदर sp। ठीक है, sp² हाइब्रिडाइजेशन मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर, sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब लीनियर स्ट्रक्चर। इट मींस sp² जहां भी हाइब्रिडाइजेशन होगी आपने ध्यान रखना वहां प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, और sp जहां भी होगी वहां लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर का मतलब 180 डिग्री पे होंगे एटम्स। तो अगर हम स्ट्रक्चर डिस्कस करें सिंगलेट का, पहले जो सिंगलेट है, सिंगलेट में हाइब्रिडाइजेशन है sp², इट मींस एक कार्बन है और दोनों ये हाइब्रिडाइजेशन है sp², इट मींस ये है और 2 एटम्स R, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के अंदर है, 1 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही के अंदर है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलेट। क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही के अंदर है तो स्पिन कहां से क्या आएगी, s = 0, तो मल्टीप्लिसिटी 1, इसीलिए हम इसको सिंगलेट कहते हैं। sp² हाइब्रिडाइजेशन होती है। ट्रिपलेट की अगर आप बात करो, ट्रिपलेट में क्या होता है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग उसके अंदर होते हैं, अलग अलग लोब के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो यानी कि s क्या आएगा 1 और मल्टीप्लिसिटी आएगी यहां से ट्रिपलेट। sp² हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसकी याद रखना। लेकिन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, क्वेश्चन यहां से बनता है, विच कार्बिन इज मोर स्टेबल, कौन सा कार्बिन ज्यादा स्टेबल है, ट्रिपलेट है या सिंगलेट है। तो ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल कार्बिन एज कंपेयर टू सिंगलेट, बिकॉज अब यहां पे देखो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही लोब्स के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही के अंदर प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी होगी, बिकॉज दोनों इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के अंदर कहीं ना कहीं रिपल्शन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सिंगलेट। लेकिन ट्रिपलेट के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन डिफरेंट लोब के अंदर है तो कहीं ना कहीं इनके अंदर डिफरेंस ज्यादा है, रिपल्शन कम होगी, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इसके अंदर कम होती है, इसके अंदर ज्यादा होती है। ज्यादा होने की वजह से सिंगलेट इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू ट्रिपलेट। तो यहां से क्वेश्चन का अगर आपसे पूछा जाए विच कार्बीन्स इज मोर स्टेबल, देन ट्रिपलेट कार्बीन्स इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिंगलेट, बिकॉज दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, एक ही लोब्स के अंदर प्रेजेंट है, एंड देन समवट कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज देयर, बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हायर इन एनर्जी, सिंगलेट इज हायर इन एनर्जी एंड लेस स्टेबिलिटी, बट एज कंपेयर टू ट्रिपलेट both electron are in different lobes or different orbital, then it means it has lesser energy and more stability। तो ये थी हमारे पास कार्बीन्स के रिलेटेड, कार्बीन्स के बारे में और कार्बोनाइन के बारे में।
नेक्स्ट जो हमारे पास होगा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही।